हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल वीकेआर स्टडी विद विक्रम पर। ठीक है, कुछ दिन से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ गए हैं नजदीक, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुप्ता साम्राज्य। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजों को रिकॉल करता हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की और कहाँ पर इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मध्यकाल भारत की करें या मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो हम लोगों ने स्टार्टिंग जहां से की थी, एक तरीके से सेंट्रलाइज पावर जो थी मौर्य एम्पायर के बारे में बात करें। ठीक है, उसकी स्थापना 320 बीसी में हुई थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना देखा जाए 320 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी मगध के क्षेत्र पर। ठीक है, मगध नियंत्रित बिहार में पटना के आसपास का जो क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अशोक के मृत्यु के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारी और भी कई नीतियां होंगी उनके पतन के, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विदेशी आक्रमण देखते हैं। कौन कौन से विदेशी आक्रमण? हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण को देखते हैं। ठीक है, उसी ड्यूरिंग पीरियड एक तरीके से आप देखेंगे तो वैक्यूम पीरियड है। ठीक है, राजनीतिक केंद्रीकरण का अभाव है। वो पीरियड कौन कौन सा है? 185 बीसी से 240 एडी तक, क्योंकि 240 एडी में गुप्ता साम्राज्य की स्थापना हो गई। ये एक तरीके से केंद्रीय सेंट्रलाइज पावर है, क्योंकि एक तरीके से एक जगह मगध के क्षेत्र से पूरे भारत पे इन्होंने शासन को सुदृढ़ किया। ठीक है, मौर्य एम्पायर की तरह। ठीक है, इसको इसीलिए आगे बताऊंगा इसको क्या क्या इसके कारण रहे, बेनिफिट्स क्या क्या थे। ठीक है, ये पीरियड जो है 185 बीसी से 240 एडी का जो टाइम पीरियड है, एक तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण का अभाव था। इसमें आप देखेंगे ब्राह्मण वंश भी देखेंगे, सुंग वंश को देखेंगे, कड़ो वंश देखेंगे, और उसके बाद आप आंध्र सातवाहन को देखेंगे जो एक तरीके से प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक है, तो आइए हम गुप्ता साम्राज्य को पढ़ते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। हालांकि आप जानते हैं कि गुप्ता साम्राज्य की स्थापना थी 240 एडी में। ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, लेकिन वह गुप्ता साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये भी एक तरीके से किसी के सामंत ही रहे होंगे। देखिए, हिस्ट्री में एक चीज नोट करिएगा कि जब तक जैसे आप देखेंगे जैसे कोई रूलर थे, तो जैसे कि अगर मुगल पीरियड में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत की अगर स्थापना हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरह से गजनी के गुलाम थे, तो उन्होंने अपने आप को वास्तविक संस्थापक न मानकर उनको गौरी का गुलाम माना था। ठीक है, गौरी का गुलाम माना, इसीलिए उन्होंने उनको पढ़ते हैं तो उनको वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। ठीक है, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानते। उसी तरीके से हालांकि श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच भी हुए, लेकिन उनको भी एक तरीके से वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ठीक है, हिस्ट्री में महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी। क्वेश्चन कई बार पूछा है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ते हैं मौर्य एम्पायर में, और गुप्त साम्राज्य में आप चंद्रगुप्त प्रथम भी पढ़ते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि इस एम्पायर के सबसे बेस्ट या सबसे तरीके से स्ट्रॉन्ग रूलर जिसको बोला जाता है चंद्रगुप्त सेकंड है, जिन्होंने उपाधि एक तरीके से देव ऋषि, देवगुप्त, एक तरीके से विक्रमांक, कई उपाधियां इन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां ली। ठीक है, देखिए एक हिस्ट्री में एक चीज है कि कोई भी अगर रूलर है, एक आप लोगों ने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ी होगी, राजत्व का दैवी सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जो राजा एंशिएंट हिस्ट्री में जो रूल करता था वो एक तरीके से प्रजा का हितैषी था। ठीक है, इन द सेंस कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि वहां के जो एक तरीके से उनके दरबार में जो पंडित या एक तरीके से जो भी उनके गुरु लोग जो रहते थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहना था कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व, इसीलिए बोलते हैं कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, क्योंकि राजा एक तरीके से प्रजा का हितैषी भी होता है और वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए ये टाइटल बड़े बड़े टाइटल लोग ले लेते थे। ठीक है, एक तरीके से प्रजा भी इनको मानती थी वैसा। ठीक है, तो आइए उसके बाद देखिए इसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी स्टार्टिंग। चलिए इसके पहले मैं कुछ और चीजें बताता हूं। सबसे पहली बात होती है गुप्ता साम्राज्य का हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तीन चीजें हैं, किसी भी अगर हिस्ट्री या एम्पायर की अगर जानकारी मिलती है तो एक तरीके से एक है पुरातात्विक, ठीक, एक है साहित्यिक, एक है विदेशी। ठीक, इन्हें मैं बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इसमें मंदसौर अभिलेख के बारे में सुना होगा। ठीक है, भीतरी अभिलेख के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत अभिलेखों के माध्यम से गुप्ता साम्राज्य के बारे में पता चला। और कई आप लोगों ने गुप्ता पीरियड में आप लोगों ने सुना होगा कि मंदिरों का विकास, हालांकि इसको गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया। क्यों कहा गया है?
क्योंकि आप देखेंगे मंदिरों का विकास हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ और खगोल शास्त्र का, गणित का। क्योंकि गुप्ता पीरियड में आप चंद्रगुप्त द्वितीय को जब पढ़ेंगे तो उनके दरबार में 9 लोग थे, 9 जिनको बोलते हैं 9 अष्ट कवि भी बोल सकते, कवि नहीं बोलेंगे लेकिन 9 विद्वान थे, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे। जैसे कालिदास थे, धन्वंतरी थे, बैताल थे, अमर सिंह थे, और भी बहुत सारे 9 लोग थे, ठीक है, मैं लिखाऊंगा तुझे बताऊंगा। वो 9 लोग थे, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे, ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग क्षेत्र में उस समय इसका विकास हुआ था, ठीक है। आइए पुरातात्विक स्रोत में देखिए मंदसौर अभिलेख है, ठीक है, और भीतरी अभिलेख आपको मिल जाएगा। अभिलेखों के माध्यम से बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता चलती है। साहित्यिक स्रोत में आप देखेंगे जैन ग्रंथ से पता चलता है, बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, ठीक है। एक है आप देखेंगे मुद्रा राक्षस की, आप देखेंगे विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस से पता चलती है, फिर देवकी चंद्रगुप्तम से पता चलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कथा सरित सागर, ठीक है, जो सोमदेव द्वारा लिखी गई है, उससे भी पता चलती कई चीजें। घबराइए मैं इन चीजों को लिखाऊंगा तब इन चीजों को नोट डाउन करूंगा, मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विदेशी, आप देखेंगे चंद्रगुप्त के समय आप देखेंगे पाहियान आए थे, ठीक है, और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आए थे। ये लोग क्या करते, देखिए जब भी किसी भी कंटेम्परेरी या समकालीन या जो भी राजा शासन करते रहते हैं, उस समय अगर कोई आता है विदेशी तो अपने साथ एक कोई भी चीज एक तरीके से उस समय के इतिहास को लिखता है, उस समय का विवरण देता है कि समाज कैसा था। वहीं से हम देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, ये सब स्रोत है किसी भी साम्राज्य की चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये की पॉइंट बनता है कि उस समय का साम्राज्य कैसा रहा होगा, वहां की शासन व्यवस्था कैसी रहेगी, वहां की न्यायपालिका कैसी रहेगी, इन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। क्योंकि आप देखेंगे जब भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस देखेंगे तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। क्वेश्चंस कभी ये नहीं पूछेगा कि पाहियान का कौन सी उपाधि ली थी, वो एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसान दिमाग लगा के उस चीज को राइट डाउन कर सके पेपर पे, ठीक है। ये चीजें थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से होती है, श्रीगुप्त से होती है, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद में आप देखेंगे घटोत्कच देखेंगे, उनके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आप देखेंगे समुद्रगुप्त, ठीक है। इनको नेपोलियन में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है समुद्रगुप्त को नेपोलियन, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, ठीक है। इन्हें आई थिंक इनको स्मिथ नाम के कोई ऐसे विद्वान थे जो उन्होंने टाइटल इनको दिया था, ठीक है। इन्होंने उपाधि ली थी कविराज की, ठीक है। इन्होंने एक उपाधि ली थी प्रक्रमांक की ली थी, ठीक है। बड़ी बड़ी उपाधियां इन लोगों ने ली है, ठीक है। आइए इन चीजों को मैं नोट डाउन कराता हूं, ठीक है। तब तक तो आइए कुछ पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने गुप्ता साम्राज्य में पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो था 240 एडी में हुआ था, ठीक है। और उसके संस्थापक जो थे, हालांकि ये एक तरीके से मौर्य साम्राज्य के पास दूसरी सेंट्रलाइज पावर थी। मैंने सेंट्रलाइज पावर बता दी, मतलब कि एक क्षेत्र से दूर दूर क्षेत्रों पर शासन करना, ठीक है। हालांकि उस टाइम जैसे कि 185 बीसी से 240 एडी के बीच का जो काल है वो एक तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण या राजनीतिक सत्ता का अभाव है। कोई एक तरीके से मजबूत रूलर या मजबूत शासक नहीं है जो एक तरीके से पूरे क्षेत्र पर शासन कर सके, मौर्य एम्पायर की तरह या गुप्ता साम्राज्य की तरह, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, गुप्ता साम्राज्य जो है भारत का दूसरा केंद्रीय साम्राज्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा कि दूसरा केंद्रीय साम्राज्य कौन था जिसकी स्थापना मगध के क्षेत्र पर की गई, ठीक है। गुप्ता साम्राज्य का स्रोत कौन का, मतलब गुप्ता साम्राज्य के बारे में अगर हमें जानना हो या जो भी एक तरीके से हिस्टोरियन थे उनको कहां से चीजें इतनी मिली या जाने उनके बारे में, ठीक है। तो उसकी चीजें पुरातात्विक स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत है, एक है विदेशी विवरण। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हरिशेड़ का आप लोगों ने सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेड़ का है, ठीक है। महरौली स्तंभ जो दिल्ली में है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। मंदसौर कुमारगुप्त, जूनागढ़ स्कंदगुप्त, ठीक है। ये चीजें नोट करिएगा, हरिशेड़, महरौली, चंद्रगुप्त द्वितीय, मंदसौर, कुमारगुप्त, जूनागढ़, स्कंदगुप्त। आप लोगों ने ये जगह नहीं था इसलिए लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस काल में एक तरीके से आप देखें तो 2 प्रसिद्ध सिक्के थे, दिनार और रुपया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कई बार गुप्ता साम्राज्य की कि गुप्ता साम्राज्य में जो सिल्वर कॉइन या एक तरीके से गोल्ड के जो सिक्के चलते थे उसका नाम क्या था। दिनार कौन से सिल्वर कॉइन था या गोल्ड का, ठीक है। तो दिनार गोल्ड समझिएगा और रुपये का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये किसके साम्राज्य या किसके शासन काल में ये सिक्का चला है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से हैं, एक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और एक वायुपुराण और एक है कथा सरित सागर जो है सोमदेव की द्वारा लिखी गई, ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग।
क्वेश्चन देखिए 68वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। वायुपुराण। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा था, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और ऑप्शन में था वायुपुराण, और एक तरीके से जैसे क्वेश्चन जैसे पूछा था कि गुप्ता पीरियड का जो एक तरीके से कार्यकाल है या टाइम पीरियड है उसके बारे में हम जानकारी कहाँ से मिलती है, वायुपुराण से, ठीक है। और मत्स्य पुराण है, सातवाहनों के बारे में पता चलता है, और विष्णु पुराण है जिसमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है, कई सारे, ठीक है। वायुपुराण, गुप्त पीरियड, ठीक है। ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि वायुपुराण में किसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। विदेशी विवरण में क्या है, एक है फाहियान और एक है, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त के समय है, ह्वेनसंग हर्षवर्धन के समय, ठीक है। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आप देखें तो 630 एडी का समय है, ठीक है, या 650 एडी के समय का है। उसके बाद आइए हम इस साम्राज्य के संस्थापकों को पढ़ते हैं जो शुरुआती दौर में थे। श्रीगुप्त संस्थापक इन्हें माना गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें नहीं माना गया, मैंने बताया ही, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले महाराजा की उपाधि धारण की, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले गुप्त पीरियड में महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी, श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। आदि पुरुष की भी उपाधि इन्होंने धारण की। इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 280 एडी में हो गई, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, घटोत्कच। 281 से 318 एडी का टाइम पीरियड है, ठीक है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, मतलब कि इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबसे पहले महाराजा की उपाधि किसने धारण की, श्रीगुप्त। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी, उन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ते हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक है इस वंश के, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो देखिए क्या है, संस्थापक गुप्त सम्राट, ये इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, ठीक है। इन्होंने भी महाराजा की, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की, मतलब कि राजाओं के राजा, ये इसका मतलब होता है महाराजा धीराज, ठीक है। इन्होंने कुमार देवी जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी उनसे विवाह किया और इनके नाम के एक तरीके से सिल्वर कॉइन चलवाए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि किनने, मतलब कौन से ऐसे राजा थे, मतलब कि जिन्होंने अपने पत्नी के नाम के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इन्होंने गुप्त संवत चलाया, कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, गुप्त संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था या चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन करिए, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और लिखाता हूं। आइए समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे ये, ठीक है। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे, ठीक है। एक तरीके से इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। इन्हें कविराज, एक तरीके से इन्हें कविराज के नाम से भी जाना था। क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा कि कविराज के नाम से किन्हें जाना जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। इन्होंने खुद के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए खुद को प्रदर्शित किया और सिक्कों को चलवाया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने वीणा बजाते हुए सिक्कों को चलवाया था, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है। इन्होंने भागवत धर्म का अनुसरण किया, ठीक है। अब देखेंगे गुप्ता पीरियड से पहले का काल जो था, या एक तरीके से उससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से प्रचलित हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे भागवत धर्म का उदय हुआ, मंदिरों का विकास हुआ, जिसमें आप देखेंगे प्रमुख नागर शैली का विकास, मंदिरों या मंदिर स्थापत्य कला का विकास गुप्ता पीरियड में हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ेंगे आप, यूपी का 10वां अवतार मंदिर पढ़ेंगे, भूमरा देवी पढ़ेंगे, पार्वती देवी, ठीक है, कई है, लिखाऊंगा, कई मंदिर है जो कि प्रमाण के तौर पर हमें गुप्त साम्राज्य के एक तरीके से पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। उन्होंने पराक्रमांक की उपाधि ली, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि पराक्रमांक की उपाधि किसने ली, समुद्रगुप्त ने ली। भारत का दूसरा केंद्रीय शासक कहा जाता है, ठीक, क्योंकि उन्होंने उत्तर से दक्षिण भारत को पूरी तरीके से एक सूत्र में बांधा और जीते उस क्षेत्र को, ठीक है। इन्होंने उत्तर भारत के 9 एवं दक्षिण भारत के 12 राजाओं को मैंने बताया, ठीक है। दक्षिण भारत में इन्होंने 3 तरह की नीतियां अपनाई, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। मतलब अगर दक्षिण भारत में, मतलब कि जिस क्षेत्र को उन्होंने जीता, जैसे कि ग्रहण, उस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और एक तरीके से उस राज्य को स्वतंत्र कर दिया कि अपना शासन करिए, लेकिन एक तरीके से हमारा शासन आप पे बना रहेगा, ठीक है। सामंत एक तरीके से बोल सकते हैं, आप जानते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था गुप्त एक तरीके से फ्यूडलिज्म गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। मोक्ष एक तरीके से उस क्षेत्र को जीत कर, वही दूसरे में है कि मतलब उस क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ देते थे शासन करने के लिए, ठीक है। अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह का मतलब जिस क्षेत्र को जीतते तो वहां का शासक उनसे अनुग्रह करता था कि हमें शासन करने के लिए अनुमति दे, या हारने के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह करता था, ठीक है। ये उस समय की नीतियां थी, ठीक है। मेघवर्मन, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी बौद्ध मठ बनवाने की। पूछता है कि गुप्ता पीरियड में से कौन से शासक से
मेघवर्मन ने आज्ञा मानी थी बौद्ध मठ बनवाने की गया में, ठीक है। देखिए विसेंट और स्मिथ, इन्होंने ही नेपोलियन की उपाधि दी थी समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, विसेंट और स्मिथ ने, ठीक है। इनके दो बेटे थे, कौन कौन से? रामगुप्त सबसे अयोग्य शासक, ठीक है। चंद्रगुप्त, हालांकि 68 या 67 बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन से गुप्ता पीरियड के ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपनी पत्नी को नापान के यहाँ भेज दिया था, मतलब हारने के पश्चात, ठीक। तो उनके प्रतिशोध में चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने अपने भाई को भी मारा और नापान राजा को भी हराया और ध्रुव देवी को वापस लाया और उनसे विवाह किया था, ठीक है। यही है, रामगुप्त एक अयोग्य शासक था जिसे शक राजा नापान ने हराया था। सोर्स कहाँ से है? देवी चंद्रगुप्तम। कोई भी चीज अगर देखिए पढ़ते हैं तो उसका फैक्ट या सोर्स होता है कि कहाँ से किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को नापान को दिया था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा दोबारा लाया गया शक राजा को हराकर, ठीक है। और समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 एडी से 375 एडी में हो गई थी, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ रूलर हैं कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। उसके बाद हम वहाँ के एक तरीके से गुप्ता पीरियड के प्रशासन को पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, न्यायपालिका कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, इन चीजों को नोट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।